अब हम आ जाते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, और लास्ट टॉपिक क्या है? सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? तो अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आती है हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। चलो हम एग्जांपल लेते हैं किसका? एक ब्लैक इंक का, ठीक है ना, काली स्याही जिसको हम बोलते हैं। तो ब्लैक इंक में बेसिकली होता क्या है? ब्लैक इंक में एक ब्लैक कलर का डाई होता है और उसको मिक्स किया जाता है किसके साथ? पानी के साथ, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया कि हमारे पास जो ब्लैक इंक है वो ब्लैक इंक कैसे बनती है? तो हमारे पास एक ब्लैक कलर का डाई होता है और ये ब्लैक कलर का डाई को हम मिक्स करते हैं किसके साथ? पानी के साथ। अब सवाल ये है कि कैसे हम इस ब्लैक इंक से अपने ब्लैक कलर के डाई को सेपरेट करें। तो मैंने आपको अभी क्या एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको बताया कि ब्लैक इंक में होता क्या है? ब्लैक इंक में ब्लैक कलर का डाई होता है और जिसको हम मिक्स करते हैं किसके साथ? पानी के साथ। तो अगर आपको इस ब्लैक इंक से ब्लैक डाई चाहिए है तो आप क्या करोगे? जो दूसरा वाला कंपोनेंट है हमारे मिक्सचर का, यानी कि पानी का, नॉट पानी का, पानी ही, तो इस पानी को आप क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। भाई आपके पास जो ब्लैक इंक है ना वो क्या है? एक मिक्सचर है ना। ब्लैक इंक क्या है? एक मिक्सचर है। उस मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है पानी और दूसरा कंपोनेंट है क्या? एक ब्लैक कलर का डाई। अब आप क्या चाह रहे हो कि इस मिक्सचर के हम दोनों ही कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लें। सेपरेट कुछ ऐसे करें कि हमको क्या मिल जाए? हमको हमारा वापस ब्लैक कलर का डाई मिल जाए। तो कैसे मिलेगा? ये जो पानी है ना इसको आप इवेपोरेट कर दो। अब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पानी की इवेपोरेशन में और पानी के बॉइलिंग में क्या फ़र्क होता है। पानी बॉयल कब होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? पानी का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जब तक आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक नहीं लेकर के आओगे तब तक वो बॉयल नहीं होगा। और जैसे ही पानी का टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, पानी बॉयल होने लगेगा। बॉयल होने का मतलब क्या है? उसकी वेपर्स बनने लगेंगी और धीरे धीरे आपको ये रियलाइज होगा कि आपके कंटेनर में जो पानी है वो पूरा का पूरा क्या बनता जा रहा है? भाप में कन्वर्ट होता जा रहा है, उसकी वेपर्स बनती जा रही हैं। कंटेनर में पानी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसकी इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन में भी हम बोलते हैं कि पानी की वेपर्स ही बनती हैं, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग में मैंने आपको क्या समझाया कि पानी की वेपर्स कब बनेंगी? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आकर के। वो टेम्परेचर कौन सा होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम बात करते हैं इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन की प्रोसेस में भी पानी की वेपर्स बनती हैं, लेकिन कैसे बनती हैं? उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे बनती हैं। भाई कई बार आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपके घर में जो है ना फ्लोर पे पानी गिर गया, ठीक है, और उस पानी को आपने 1 या 2 दिन तक क्या किया? साफ नहीं किया। तो 1-2 दिन तो छोड़ो, 1 दिन में ही आप ये ऑब्जर्व करोगे कि उस फ्लोर पे जितना भी पानी गिरा था पूरा का पूरा क्या हो गया? सूख गया। अब पानी का नामो निशान नहीं है फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पानी आपने गिराया था ना फ्लोर पर, वो पानी भाप बनकर उड़ गया, यानी कि उसकी वाटर वेपर्स बन गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो फ्लोर पे पानी गिरा था उसको जाकर के हमने हीट किया था, उसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के गए थे, तब जाकर के पानी की क्या बनी? वेपर्स बनी? ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन फिर कैसे बिना हीटिंग के फ्लोर पे जो पानी गिरा हुआ था वो भाप बन करके उड़ गया, उसकी वेपर्स बन गई। तो एक्चुअली वहां पे हुई है इवेपोरेशन की प्रोसेस। इवेपोरेशन की प्रोसेस में भी पानी की वेपर्स बनती हैं, बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग टेम्परेचर के नीचे ही पानी की वेपर्स बन जाती हैं। और जहां वेपर्स बनी, समझ लो पानी की जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई? कम हो गई। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपको समझा दिया। तो इस प्रोसेस में हम करने क्या वाले हैं? इस प्रोसेस में हम लेंगे क्या? एक बीकर, बीकर में भरेंगे बहुत सारा पानी, ठीक है, और उस बीकर के नीचे रख देंगे क्या? हम बर्नर। बेसिकली हमको हीट एनर्जी जो है ना सप्लाई करवानी है। फिर इस बीकर के ऊपर हम क्या रख देंगे? बीकर के ऊपर हम एक वॉच ग्लास रखेंगे, या आप एक चाइना डिश भी रख सकते हो। फिर उसके ऊपर जो भी आपके पास वॉच ग्लास है या चाइना डिश है उसके ऊपर आप क्या डाल दोगे? इंक डाल दोगे। कौन सी वाली इंक? जिसका आपको जिसके कंपोनेंट्स को आपको सेपरेट करना है, ठीक है। अब क्या होगा? तो आपको पूरा
इस एक्सपेरिमेंट का जो एपेरेटस है वो आपको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर है, उसमें पानी भर के रखा हुआ है, उसके नीचे हमने एक बर्नर लगा करके रखा हुआ है, और उस जो हमारे पास कंटेनर है उसके ऊपर हमने एक वॉच ग्लास रखा है, और वॉच ग्लास के ऊपर हमने क्या डाली हुई है, ब्लैक कलर की इंक डाली हुई है। तो पूरा सेटअप समझ में आ गया आपको एक्सपेरिमेंट का। अब क्या होगा, आप हीट एनर्जी जो है ना सप्लाई करना शुरू करोगे। जैसे जैसे आप हीट एनर्जी सप्लाई करोगे, इस कंटेनर के अंदर जो पानी भरा होगा वो क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, है ना। तो बेसिकली जो पानी गर्म हो रहा है, इसकी जो हीट एनर्जी है इसको कौन अब्सॉर्ब करेगा, तो इस कंटेनर के ऊपर वॉच ग्लास में जो इंक रखी हुई है, उस इंक का जो वाटर वाला कंपोनेंट होगा वो इस हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू करेगा। ठीक है, क्या करा मैंने कि एक कंटेनर के अंदर जो पानी भर के रखा था उसको मैंने गर्म करना शुरू करा, पानी गर्म हुआ तो बेसिकली हीट एनर्जी आ रही है। इस हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कौन करेगा, कंटेनर के ऊपर जो वॉच ग्लास रखा हुआ है, वॉच ग्लास में जो इंक भरी हुई है, उस इंक का जो पानी है, जो वाटर है, वो इस हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगेगा। करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, इसके कारण क्या होगा, पानी इवेपोरेट होने लगेगा। यहाँ पे जो हमारी इंक है ना, उस इंक को हम बॉयल नहीं कर रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ी सी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने बॉईल करा होता तो इंक जो है ना हमारी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ इंक के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, इंक बर्बाद नहीं करनी है, इंक को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। क्यों, उसका ब्लैक कलर का डाई हमको चाहिए है ना, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हीटिंग नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चों के दिमाग में ये आए कि मैम हमने ये बीच में पानी से भरा हुआ कंटेनर क्यों रखा हुआ है, सीधे के सीधे इंक को हम गर्म नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा ना, इंक के डिस्ट्रॉय होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, टू बी ऑन अ सेफर साइड, हम एक कंटेनर ले रहे हैं, कंटेनर के अंदर पानी भर के रखा हुआ है, और उस पानी की हीट एनर्जी हम इनडायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं किसको, इंक को। तो क्या होगा, पानी जो इंक है, पानी जो पानी है इंक में, वो पानी क्या करेगा, इस हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। अब्सॉर्ब करने के बाद में क्या होगा, पानी की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड्स बने होंगे वो बॉन्ड क्या होंगे, टूटने लगेंगे, और अल्टीमेटली जो पानी है, कौन सा वाला पानी, इंक का पानी, वो अपनी वेपर्स में धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा, इस एक्सपेरिमेंट को आप कंटिन्यू रखोगे कब तक, जब तक कि इस इंक में जितना भी पानी है वो पूरा का पूरा क्या ना हो जाए, इवेपोरेट ना हो जाए। एक बार जैसे ही पूरा का पूरा पानी इंक का इवेपोरेट हो जाएगा, तो आपके पास ये जो वॉच ग्लास है ना, इसमें क्या बचेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास आ जाएगा ब्लैक कलर का डाई, जो कि हमें चाहिए था। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही डिटेल में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी मैंने आपको बता दिया कि भाई हम अपने ब्लैक इंक के कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी जो ब्लैक इंक है वो क्या है, एक मिक्सचर है, और इस मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स है, एक है ब्लैक कलर की डाई और दूसरा है पानी। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट से ब्लैक इंक के अंदर जो पानी है उसको इवेपोरेट कराएंगे, और इवेपोरेट कराने के बाद पीछे क्या बच जाएगा, ब्लैक कलर का। चलो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे सेपरेशन मेथड की। ये वाला समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट सेपरेशन मेथड क्या है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब हम मिल्क में से क्रीम को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। क्रीम का मतलब क्या होता है भाई, क्रीम का मतलब होता है मिल्क की मलाई। ठीक है, दूध में से हम दूध की मलाई को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो मार्केट में ना अलग अलग तरीके के मिल्क आते हैं। एक होता है फुल फैट वाला, फुल क्रीम वाला मिल्क, एक होता है स्किम्ड मिल्क, एक होता है टोन्ड मिल्क, एक होता है डबल टोन्ड मिल्क। तो ये जितनी भी आपको वेराइटीज़ दिखाई देती है मिल्क की, इन वेराइटीज़ में ये आपस में वेराइटीज़ एक दूसरे से अलग क्यों होती हैं। इन सभी वेराइटीज़ में डिफरेंस होता है मिल्क की क्रीम की क्वांटिटी का। जो फुल फैट वाला जो मिल्क होता है ना, उसमें क्रीम की क्वांटिटी बहुत हाई रहती है। जो स्किम्ड मिल्क होता है उसमें मिल्क में क्रीम की क्वांटिटी जो है ना काफ़ी कम होती है, यानी कि मिल्क की मलाई कम होती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर हम मिल्क में से उसकी मलाई को कैसे निकाल सकते हैं, उसकी क्रीम को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका कौन सा होता है, बेस्ट तरीका होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं कि
बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, और ये सेंट्रीफ्यूज क्या करती है, बहुत ही हाई स्पीड में क्या करती है, रोटेशन परफॉर्म करती है, ठीक है, रोटेशन परफॉर्म करती है। तो जैसे ही आपने इस सेंट्रीफ्यूज के अंदर मिल्क को डाला और इस मशीन को ऑन किया, तो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है वो चलने लगेगी, और जो आपने मिल्क उसके अंदर भर के रखा है वो भी क्या करने लगेगा, बहुत ही हाई स्पीड के साथ रोटेट करने लगेगा। अब होगा क्या, मिल्क के अंदर जो क्रीम है, क्रीम के पार्टिकल्स आपस में क्या करेंगे, कोलॉइड करेंगे, है ना। कोलिजन के कारण क्या होगा, एक फोम बन जाएगा, और ये फोम कैसा होता है, लाइट होता है वजन में। तो लाइट होने के कारण क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और नीचे की तरफ जो पतला दूध है वो रह जाएगा। फिर इसके बाद में आप अपनी मशीन को ऑफ करोगे, है ना, मशीन को आपने ऑफ किया, और जिस भी आपने कंटेनर में मिल्क को भर के रखा हुआ था उस कंटेनर में अगर आप देखोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि पूरी की पूरी जो मलाई है दूध की, यानी कि जो अब फोम बन चुकी है, क्योंकि वो हल्की थी इसलिए वो ऊपर आ गई, और जो भारी मिल्क था वो नीचे का नीचे रह गया। तो आप क्या करोगे, ऊपर जो फोम बना है कैसे बना है, मिल्क की मलाई के जो पार्टिकल्स हैं उनके कोलिजन के कारण बना है, तो उस फोम को आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे, और नीचे आपके पास क्या रह जाएगा, बिना मलाई वाला दूध रह जाएगा। इतना समझ में आया, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी की ही भाषा में समझा रही हूँ। एनसीईआरटी ने ही पूछा है कि भाई कैसे हम मिल्क में से उसकी क्रीम को सेपरेट करें, तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिकली एक मशीन होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, जो कि बहुत ही हाई स्पीड के साथ क्या करती है, रोटेट करती है। तो इसी सेंट्रीफ्यूज में हम अपने मिल्क को डाल देते हैं। फिर क्या होगा, मशीन को ऑन करेंगे तो मिल्क जो है बहुत ही तेज़ी के साथ रोटेट करने लगेगा। मिल्क में जो क्रीम के पार्टिकल्स होंगे, मिल्क की मलाई के जो पार्टिकल्स होंगे, वो हाई स्पीड में रोटेशन के कारण क्या करेंगे, आपस में कोलिजन करेंगे। इनके कोलिजन के कारण क्या होगा, मिल्क के मलाई के पार्टिकल्स का एक फोम बन जाएगा। अब ये फोम कैसा होता है, हल्का होता है वजन में, इसलिए ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, है ना, और नीचे क्या रह जाएगा, प्लेन मिल्क रह जाएगा। फिर जैसे ही आप इस मशीन में से अपने कंटेनर को बाहर निकालोगे तो उसमें ऊपर पूरी की पूरी मलाई आपको दिखाई देगी और नीचे सिंपल दूध दिखाई देगा। मलाई को निकाल लो, नीचे क्या बचेगा, प्लेन मिल्क बचेगा, बिना मलाई वाला दूध बनेगा, ठीक है। तो दिस टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ मिक्सचर इज रोटेटेड एट अ हाई स्पीड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे ऑन द surface of the liquid while the heavier particles are forced टू द बॉटम ऑफ द लिक्विड। जब भी कोई सेपरेशन टेक्निक आए ना तो सबसे पहले उसका प्रिंसिपल आपको लिखना पड़ेगा, इसके बाद में आप अपनी टेक्निक को एक्सप्लेन करोगे। बिना प्रिंसिपल लिखे अपनी टेक्निक को कंप्लीट करके मत आना, ठीक है। सबसे पहले प्रिंसिपल लिखना है, इसके बाद में जो भी आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, जो कि मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया है, वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में कि जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पे रह जाते हैं और जो भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का जो मेथड है उसको हम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे ब्लड में बहुत से टाइप के ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स वगैरह हैं, ठीक है ना, प्लाज्मा वगैरह होता है। तो ब्लड के जो डिफरेंट ब्लड सेल्स हैं या ब्लड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, उनको हम इसी मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हैं। क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में जो है ना ब्लड को डाल देते हैं और इस टेस्ट ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख देते हैं, मशीन को ऑन कर देते हैं, तो अंदर जो टेस्ट ट्यूब रखी हुई हैं वो हाई स्पीड के साथ रोटेट करने लगती हैं, है ना। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ब्लड भरा है वो भी क्या करेगा, हाई स्पीड के साथ रोटेट करेगा। अब ब्लड के वो वाले कंपोनेंट्स जो कि हल्के होते हैं वजन में वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगे और जो भारी वाले कंपोनेंट्स हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरीके से ब्लड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, किससे, सेंट्रीफ्यूगेशन से। चलो अब हम जल्दी से आ जाते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पर, जो कि क्या है, हाउ कैन वी सेपरेट द टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो इमिसिबल लिक्विड्स यानी कि तुरंत जैसे ही हमारे दिमाग में ये आए कि इमिसिबल लिक्विड्स, तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे पानी हो सकता है और ऑयल हो सकता है। तो सवाल ये है कि कैसे हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करें। तो पेयर ऑफ लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। दीज लिक्विड्स फॉर्म, ये फॉर्म होना चाहिए, इसको फ्रॉम मत करना, फॉर्म कर लेना, ठीक है ना। ये जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स बनाते हैं। द टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स
is allowed to stand, they separate out in two separate layers depending upon their densities. होता क्या है, आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें कि पानी भी है और तेल भी है. अब क्या होगा, उस मिक्सचर को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो. जो तेल है उसकी डेंसिटी पानी से कम है, इसलिए क्या होगा, पानी के सरफेस के ऊपर तेल की एक अलग से क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी. कहाँ बनेगी तेल की लेयर, ऊपर बनेगी, और नीचे क्या होगा, पानी भरा होगा. ठीक है, तो ये हमारे टेक्निक का क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया. देखो यहाँ पे प्रिंसिपल यही बताया जा रहा है कि जब दो इमिसिबल लिक्विड्स को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ा जाता है तो वो वाला लिक्विड जिसकी डेंसिटी क्या हो, कम हो, तो वो ऊपर की लेयर में बेसिकली सेपरेट आउट हो जाती है और नीचे वाली लेयर में दूसरा लिक्विड आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि कुछ इस तरीके का हम एक सेपरेटिंग फनल यूज़ करेंगे. ये जो सवाल है ना कि हम कैसे दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. तो इस सेपरेटिंग फनल में हम ऑयल भर देते हैं और तेल भर देते हैं, ऑयल भर देते हैं और वाटर भर देते हैं. ठीक है ना, और इस मिक्सचर को हम थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं. किसी भी तरह की हलचल या मूवमेंट नहीं होना चाहिए इस सेपरेटिंग फनल के अंदर जो मिक्सचर पड़ा है उसमें. अब क्या होगा, जैसे ही इस मिक्सचर को हमने अनडिस्टर्ब्ड छोड़ा तो ऑयल जो कि पानी से कैसा होता है, कम उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वो ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा और पानी जो है नीचे एक अलग सी हम बोलते हैं कि एक लेयर बना लेगा. तो यहाँ पे आपको पानी और तेल की दो अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगी. फिर क्या होगा, यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगी होती है. इस स्टॉप कॉक को आप क्या करोगे, खोलोगे और नीचे क्या रख दोगे, एक बीकर रख दोगे. ठीक है, जैसे ही आप इस स्टॉप कॉक को खोलोगे, फनल के एंड में से जो नीचे वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर किसकी है, पानी की लेयर है, तो पानी जो है ना बहने लगेगा. ठीक है, अब जब तक कि पूरा पानी निकल नहीं जाता है तब तक आप अपनी स्टॉप कॉक को ओपन ही रखोगे. जैसे ही पूरा का पूरा पानी नीचे आ गया तो आप अपनी स्टॉप कॉक को बंद कर दोगे. ठीक है, बंद करने के बाद में बेसिकली ये जो बीकर है इसमें क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा. अब इस बीकर को हटाओ, इसकी जगह पे रखो दूसरा बीकर. दूसरे बीकर में आप क्या करोगे, फिर से आप अपनी स्टॉप कॉक को खोलोगे और जो ऊपर वाली लेयर बची होगी तेल की, ऑयल की, उसको भी आप क्या कर लोगे, दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लोगे. तो कुल मिलाकर के आपके पास जो मिक्सचर था ऑयल और वाटर का, उस मिक्सचर में से आपने ऑयल और वाटर को सेपरेट कर लिया. कैसे सेपरेट कर लिया है, बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की. हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड. कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर में से दोनों ही कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं. तो देखो, the process of sublimation can be used to separate sublimable volatile component from the non-volatile component of a mixture. Basically ये जो आपके पास मिक्सचर है ना कॉमन सॉल्ट का और अमोनियम क्लोराइड का, ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि ऑब्वियसली बात है दो कंपोनेंट तो है ही, एक है आपके पास कॉमन सॉल्ट और दूसरा है आपके पास अमोनियम क्लोराइड. तो इन दोनों ही मिक्सचर में एक कंपोनेंट ऐसा है जो कि कैसा है, वॉलेटाइल है, और दूसरा कंपोनेंट ऐसा है जो कि कैसा है, नॉन वॉलेटाइल, यानी कि वो अपनी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है. भाई ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी करके रख सकते हो. नमक लो और उस नमक को आप तेज कड़कती धूप में 1 हफ्ते के लिए छोड़ दो. ठीक है, कितना नमक लोगे, सपोज 5 ग्राम आपने नमक लिया है और 5 ग्राम नमक को आप जो है धूप में जाकर के छोड़ देना और 5 दिन के लिए उसको धूप में ही छोड़ दो. मैं तो कहती हूँ 1 हफ्ते के लिए छोड़ दो. 1 हफ्ते बाद भी जब आप उस नमक को उठा करके देखोगे और उसकी क्वांटिटी को मेजर करोगे, उसकी क्वांटिटी 5 ग्राम ही मिलेगी. इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नमक है वो एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है जो कि अपने रिस्पेक्टिव वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता है. ठीक है, तो और ये जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है ये क्या है, एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है. यानी कि अगर आपने इसको थोड़ी सी भी क्या करा है ना, हीट एनर्जी प्रोवाइड करी है, तो अमोनियम क्लोराइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सीधे के सीधे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपनी वेपर स्टेट में चले जाते हैं. इसका मतलब क्या है कि अमोनियम क्लोराइड एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है. तो कुल मिलाकर के आपके पास जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में आपके पास 2 सॉलिड कंपोनेंट्स हैं. एक सॉलिड कंपोनेंट कैसा है, वॉलेटाइल है, और दूसरा वाला कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है. तो अब आप इस मिक्सचर के दोनों ही कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हो, तो विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन कैसे करते हैं, देखो आप रखोगे एक चाइना डिश, उस चाइना डिश में आप क्या भर दोगे,
अपना मिक्सचर भर दोगे अमोनियम क्लोराइड और नमक का, कॉमन सॉल्ट का। फिर इसके बाद में आप इस बीकर के नीचे या चाइना डिश के नीचे आप क्या रखोगे, एक बर्नर रख दोगे, ठीक है। चाइना डिश के ऊपर आप क्या करोगे, एक फनल रख दोगे। कैसे रखोगे, इन्वर्टेड। तो आपने एक इन्वर्टेड फनल रख दिया है और उस फनल का ये जो एंड है ना, पतला वाला एंड, नैरो एंड, जो ट्यूब जैसा एंड है, उस इन्वर्टेड ट्यूब के एंड में आप थोड़ी सी कॉटन प्लग जो है ना लगा देना। क्यों लगा देना, क्योंकि होगा क्या, जैसे ही आप अपने चाइना डिश में रखे हुए मिक्सचर को आप हीट करोगे तो किसी ना किसी एक कंपोनेंट की, या टू बी मोर स्पेसिफिक जो आपके पास वॉलेटाइल कंपोनेंट है आपके मिक्सचर में, उसकी वेपर्स बनने लगेंगी, ठीक है। अब अगर आपने इस फनल के इस वाले एंड पे कॉटन प्लग नहीं लगाया है तो जो वेपर्स बनेंगी ना वो उस एंड से क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी और एयर में जाकर के मिक्स हो जाएंगी। भाई आपको सेपरेट करना है, आपको उड़ा थोड़ी ना देना है किसी एक कंपोनेंट को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉटन प्लग लगा देंगे ताकि हीट सप्लाई करने पर जिस भी कंपोनेंट की जो भी वेपर्स बने वो हमारे एयर में एस्केप ना कर जाएं, ठीक है, वो हमारे पास रहें। तो हम करेंगे क्या, हमने चाइना डिश ले लिया, उसमें अमोनियम क्लोराइड ले लिया, कॉमन सॉल्ट ले लिया, नीचे बर्नर लगा दिया, ऊपर जो है ना हमने इन्वर्टेड फनल रख दिया, फनल के एंड को भी हमने सील कर दिया, किसके साथ, कॉटन प्लग के साथ। अब करेंगे क्या, बस हम अपने बर्नर को ऑन कर देंगे। जैसे ही हमने अपने बर्नर को ऑन किया, हीट एनर्जी जो है आपके मिक्सचर तक सप्लाई होने लगी। अब हुआ क्या, इस मिक्सचर में कौन था, अमोनियम क्लोराइड था। अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स ने क्या किया, इस हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करना शुरू किया। जैसे जैसे वो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करता गया, हुआ क्या कि अमोनियम क्लोराइड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। भाई अगर वो हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे तो उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे थे वो क्या हो गए, कम पड़ गए। और इतने कम पड़ गए कि अमोनियम क्लोराइड की क्या बनने लगी, वेपर्स बनने लगी, डायरेक्टली वेपर्स बनने लगी। भाई अमोनियम क्लोराइड अभी अपने सॉलिड स्टेट में था और हम सबको पता है कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं वो कितने स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जैसे ही हमने हीट एनर्जी सप्लाई करना शुरू करी, अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स ने इस हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, जिसके कारण उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई और इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई कि उनके बीच में लग रहे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लिया गया। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही ओवरकम हुए तो अमोनियम क्लोराइड की क्या बनने लगी, वेपर्स बन गई। यानी कि अमोनियम क्लोराइड अपने सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि उसकी वेपर्स बनने लगी। अब हुआ क्या, ये वेपर्स ऊपर उठ रही हैं। कहाँ ऊपर उठ रही हैं, जो हमने इन्वर्टेड फनल रखा हुआ है ना उसके दूसरे वाले एंड की तरफ जा रही हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स इस फनल के दूसरे वाले एंड तक पहुंची, उनको ये रियलाइज हुआ कि भाई इस जगह तो टेम्परेचर काफ़ी कम है। भाई वेपर्स क्यों बन रही थी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया था। हीट एनर्जी सप्लाई करी थी ना, तो हीट एनर्जी सप्लाई करने से हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और वेपर्स गैसियस स्टेट जो है ना अचीव कर ली गई। लेकिन जैसे ही अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स ऊपर पहुंची फनल में, वहां पे फनल में पहुंच के उनको ये रियलाइज हुआ कि भाई यहाँ पे तो टेम्परेचर काफ़ी कम है। टेम्परेचर कम है जिसके कारण अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी कम हुई जिसके कारण हम बोलते हैं कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे थे पार्टिकल्स के बीच में वो और कैसे हो गए, स्ट्रांग हो गए। जैसे ही वो स्ट्रांग हुए तो अब अमोनियम क्लोराइड की जो वेपर्स हैं वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो गई, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में। और हुआ क्या कि फनल के दूसरे एंड में जाकर के अमोनियम क्लोराइड डिपॉजिट होने लगा, ठीक है। अब इस हीटिंग के प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे। कब तक कंटिन्यू रखेंगे, जब तक कि इस मिक्सचर में से पूरा का पूरा अमोनियम क्लोराइड जो है ना अपने बेसिकली आप बोल सकते हो कि अपनी वेपर स्टेट में चेंज होकर के कहाँ ना पहुंच जाए, फनल के दूसरे एंड तक ना पहुंच जाए। जब तक पूरा का पूरा अमोनियम क्लोराइड ऐसा नहीं हो जाएगा तब तक आप अपनी हीटिंग को कंटिन्यू रखोगे। और जैसे ही पूरा का पूरा अमोनियम क्लोराइड चाइना डिश से निकल के कहाँ पहुंच गया, फनल पे पहुंच गया, समझ लो कि दोनों कंपोनेंट्स हमारे मिक्सचर के क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। अब आप हीटिंग को रोक दोगे। जैसे ही आपने हीटिंग को रोका तो नीचे आपको क्या मिलेगा, चाइना डिश में नमक पड़ा मिलेगा, यानी कि कॉमन सॉल्ट पड़ा मिलेगा। और फनल के दूसरे एंड में आपको कौन चिपका हुआ मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। तो हो गए ना हमारे मिक्सचर के दोनों ही कंपोनेंट्स सेपरेट। कैसे हुए हैं, सब्लिमेशन से हुए हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला टेक्निक सभी को समझ में आ गई होगी। चलो
अब हम चलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट सेपरेशन मेथड पे, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। देखो वैसा देखा जाए तो क्रोमेटोग्राफी जो है ना, उसकी कई सारी टेक्निक्स होती हैं, मतलब कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में अभी कौन सी है, केवल एक पेपर क्रोमेटोग्राफी है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, द सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड अपॉन देयर डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन द सेम सॉल्वेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक ग्लास पानी है, ठीक है, अब उस एक ग्लास पानी में आप नमक भी घोल सकते हो, नमक को घोलने के बाद आप उसमें 1 चम्मच शक्कर भी डिसॉल्व कर सकते हो, 1 चम्मच शक्कर डिसॉल्व करने के बाद आप उसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हो। भाई ऐसा थोड़ी है कि आपने 1 ग्लास पानी में अगर 1 चम्मच नमक डाल दिया तो 1 चम्मच नमक डालने के बाद पानी बोलेगा कि सुनो अब हमारे अंदर एक टाइप का सॉल्यूट आ चुका है। कौन सॉल्यूट? नमक। तो अब कोई दूसरे टाइप का सॉल्यूट हम में आकर के डिसॉल्व नहीं हो सकता। क्या पानी कभी ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि एक सॉल्वेंट में एट अ टाइम आप एक से ज़्यादा टाइप के सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो। पानी में आप नमक भी डाल सकते हो, शक्कर भी डाल सकते हो, या कोई दूसरा सॉल्यूट भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। पानी कभी मना नहीं करेगा। अब इसके पहले हमने अपने चैप्टर में सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी के बारे में भी बात करी है ना। तो बेसिकली हर एक सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होती है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, वो क्या होती है? अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास यहाँ पे एक मिक्सचर पड़ा हुआ है, ठीक है, और इस मिक्सचर में ये क्या है, कुछ शक्कर के कण हैं, यानी कि कुछ शुगर पड़ी हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का क्या ले लिया है, सॉल्ट ले लिया है। तो बेसिकली मेरे पास एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर में नमक भी है और शक्कर भी है, ठीक है। अब हुआ क्या, इस मिक्सचर के थ्रू मैंने क्या कराया, पानी फ्लो करवाया। अब हम सबको पता है कि नमक जो है पानी में बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, और अगर मैं बात करूं शक्कर की, शुगर की, तो शक्कर को डिसॉल्व होने में पानी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, हम सबको पता है ये चीज़। तो हुआ क्या, मेरे पास एक मिक्सचर रखा था नमक का और शक्कर का। अब इस मिक्सचर से मैंने क्या कराया, पानी बहाना शुरू करा। तो जैसे ही पानी इस मिक्सचर के थ्रू फ्लो हुआ, जो नमक पड़ा हुआ था वो बहुत जल्दी पानी में डिसॉल्व हो गया, और जितने जल्दी पानी में डिसॉल्व हुआ वो नमक पानी में डिसॉल्व होकर के पानी के साथ क्या होने लगा, बहने लगा। भाई नमक तो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है ना, तो जैसे ही पानी इस मिक्सचर के ऊपर से गया, जो नमक पड़ा था इस मिक्सचर में वो जल्दी से पानी के साथ डिसॉल्व हो गया, और पानी के साथ ही क्या होने लगेगा, बहने लगेगा। लेकिन ये जो शक्कर है ना, ये थोड़ा सा टाइम लेगी, है ना, ये थोड़ा सा टाइम लेगी। और ऐसा नहीं है कि पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन इसकी पानी में सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी अलग है ना। किससे अलग है? सॉल्ट से अलग है। तो पानी में ये भी डिसॉल्व होगी, पानी के साथ ये भी बहेगी, लेकिन थोड़ा सा देर से, है ना। तो इस स्टेज पे हमारा जो नमक है वो यहाँ आ चुका है, लेकिन जो शक्कर है वो इस स्टेज पे कहाँ पहुंची है, पानी में सिर्फ इस पॉइंट तक पहुंची है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहते हुए पानी ने पानी और शक्कर के मिक्सचर में से, सॉरी पानी और सॉल्ट के मिक्सचर में से, पानी नहीं यार, शक्कर और नमक के मिक्सचर में से नमक और शक्कर को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। किसने कर दिया? हमारे फ्लोइंग वाटर ने। हमारे पास मिक्सचर था किसका, नमक और शक्कर का, ठीक है। अब इस मिक्सचर में से हम नमक और शक्कर को सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने क्या सोचा, चलो एक काम करते हैं, हम जो है ना पानी को बहाते हैं। जैसे ही हमने पानी को इस मिक्सचर के ऊपर से फ्लो कराया, जो नमक था वो तो रेडिली सोल्यूबल होता है पानी में, तो जो नमक था मिक्सचर का वो जल्दी से पानी के साथ क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, और पानी के साथ साथ बहने लगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि शक्कर डिसॉल्व नहीं होगी, शक्कर डिसॉल्व होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद होगी। तो ऐसा नहीं कि शक्कर पानी के साथ नहीं बहेगी, बहेगी लेकिन थोड़ी देर के बाद बहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में थोड़ी सी कम है। किसके रिस्पेक्ट में कम है? तो नमक के रिस्पेक्ट में कम है। तो नमक हमारा यहाँ तक पहुँच गया और शक्कर हमारी अभी इसी पॉइंट पर है एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो यहाँ पे हुआ क्या, मिक्सचर में जो नमक और शक्कर थे वो आपस में क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। अब अगर आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया है तो अब आपके लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। करते क्या है हम, देखो हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, ठीक है। उस क्रोमेटोग्राफी पेपर के एक एंड पर हम लगभग 1 इंच दूर हम क्या बना देते हैं, पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है।
उस पेंसिल की जो लाइन हमने बनाई है उसके बिल्कुल सेंटर पे जो भी आपके पास मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट्स को आपको क्या करना है, सेपरेट करना है, उस मिक्सचर की आप क्या करोगे, सिंपल एक ड्रॉप डाल दोगे। कैसे, देखो ये है आपके पास क्रोमेटोग्राफी पेपर, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी पेपर के एक एंड में हम बोलते हैं कि कम से कम 1 इंच दूर आप एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करते हो। फिर इसके बाद में इस लाइन के बीचों बीच आपके पास जो भी मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट्स को आप सेपरेट करना चाहते हो, चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं किसका, जो स्पिनच जूस होता है। हम सबको पता है कि स्पिनच क्या है, पत्ती है ना भाई, टाइप ऑफ लीफ है जिसको हम खाते हैं। अब लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ले दे करके हमको जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही पिगमेंट पता है कि भाई ग्रीन लीव्स में, ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। लेकिन क्लोरोफिल पिगमेंट के अलावा भी बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, ठीक है। तो बेसिकली हमने स्पिनच जूस लिया है, यानी कि स्पिनच की पत्तियों का जूस लिया है। होगा क्या, इस स्पिनच जूस को हम कहाँ रखेंगे, इस पॉइंट पे रख देंगे, ठीक है। अब बेसिकली इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को हम एक बीकर में रख देंगे, ठीक है ना। और उस बीकर में हम क्या करेंगे, उस बीकर में हम क्या भर देंगे, पानी भर देंगे। कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। मतलब आपको अपने क्रोमेटोग्राफी पेपर को इस पानी से भरे हुए बीकर में कुछ ऐसे रखना है कि सिर्फ और सिर्फ जरा सी इसकी टिप टच हो पानी से। ये नहीं कि पूरा का पूरा पेपर ही जाकर के उसमें जो है ना हमने डुबो दिया है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक टिप टच हो हमारे क्रोमेटोग्राफी पेपर की, किसके साथ, पानी के साथ। अब होगा क्या, पानी अपने कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। तो आप ये देखो, पानी जो है अपनी कैपिलरी एक्शन से क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मूव करते करते वो कहाँ जाएगा, ये जो आपने स्पिनच जूस रखा हुआ है ना, उस स्पिनच जूस को वो क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस स्पिनच जूस में क्लोरोफिल के अलावा भी कई सारे अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं और उन सभी पिगमेंट्स की जो सॉल्युबिलिटी है पानी में वो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि कोई पिगमेंट ए हो जो कि पानी में रेडिली सॉल्युबल हो, पिगमेंट बी हो जो कि पानी में थोड़ी देर बाद सॉल्युबल हो, या आपके पास एक पिगमेंट सी हो जो कि पानी में सबसे कम सॉल्युबल है, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा उसमें डिजोल्व होने के लिए। तो क्या होगा, जैसे ही पानी इस स्पिनच जूस के थ्रू क्रॉस हुआ तो वो वाला पिगमेंट जो कि पानी में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल था वो पानी में डिसॉल्व होकर तुरंत जो है पानी के साथ बहने लगेगा, ठीक है। तो ये देखो, जहाँ 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 पानी गया वहाँ वहाँ वो वाला पिगमेंट भी गया, ठीक है। तो सपोज वो जो पिगमेंट था वो हमारा था ब्रिक रेड कलर का, ये लो, ये बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद में वो वाला पिगमेंट जो कि पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं था, बीच का था, यानी कि उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो वो कहाँ तक पहुँचा, वो पहुँचा यहाँ तक। फिर इसके बाद में क्या हुआ, एक पिगमेंट था जिसकी सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो कहाँ तक पहुँचा, वो पहुँचा इस पॉइंट तक। फिर इसके बाद में एक और पिगमेंट जिसकी सॉल्युबिलिटी पानी में सबसे कम थी, वो कहाँ तक पहुँचा, इस पॉइंट तक पहुँचा। देखो, दिखने में तो स्पिनच जूस केवल एक ही कलर का दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी करी, पता चला उसमें तो इतने कलरफुल पिगमेंट्स डिसॉल्व्ड थे, है ना। एक था रेड कलर का, एक था ग्रीन कलर का, एक था ब्राउन कलर का, एक था पिंक कलर का। तो हुआ क्या, स्पिनच जूस में जितने भी कलर्ड कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए। कैसे, पेपर क्रोमेटोग्राफी से। आई होप पेपर क्रोमेटोग्राफी सभी को समझ में आ गई होगी। यहाँ पे पिगमेंट्स सेपरेट क्यों हुए हैं, सेपरेट इसलिए हुए हैं क्योंकि इन सभी पिगमेंट्स की जो सॉल्युबिलिटी थी पानी में वो कैसी थी, अलग अलग थी। वो वाला पिगमेंट या वो वाला कंपोनेंट जो कि पानी में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो सबसे पहले पानी के साथ आगे आगे बढ़ना शुरू कर देगा, और जहाँ जहाँ पानी जाएगा साथ में उसके वो वाला कंपोनेंट भी जाता जाएगा। तो सबसे हाइट पे जो आपको अपने क्रोमेटोग्राफी पेपर में जो भी कलर दिखाई दे, समझ लो वो कलर पानी में, वो कंपोनेंट पानी में सबसे ज़्यादा क्या है, सॉल्युबल है, क्योंकि सबसे पहले वही पानी में डिसॉल्व हुआ और सबसे आगे आगे वही गया। जो सबसे नीचे आपको कलर कंपोनेंट दिखाई देगा, समझ लो वो वाला कंपोनेंट कैसा है, पानी में लीस्ट सॉल्युबल है, इसीलिए उसको पानी में डिसॉल्व होने के लिए, सॉल्युबल होने में थोड़ा सा टाइम लग गया और इसीलिए वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाया। तो क्रोमेटोग्राफी पेपर में जो सबसे हाइट पे मिलेगा कंपोनेंट वो होगा पानी में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल, और वो वाला कंपोनेंट जो कि आपको क्रोमेटोग्राफी पेपर में सबसे नीचे मिलेगा वो होगा लीस्ट सॉल्युबल कंपोनेंट इन द वाटर, ठीक है।
अब तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अब जिस बच्चे को और डिटेल में पढ़ना है वो जा करके प्लेलिस्ट चेक कर सकता है, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेपरेशन मेथड की। और नेक्स्ट सेपरेशन मेथड या टेक्निक है डिस्टिलेशन। सवाल ये है कि डिस्टिलेशन होता क्या है, कि एग्जैक्टली डिस्टिलेशन की प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि किस टाइप के मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन टेक्निक का या प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को निपटा देते हैं कि एग्जैक्टली डिस्टिलेशन में होता क्या है। तो डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स बाय हीटिंग फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स दस प्रोड्यूस्ड बाय कूलिंग। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको एक लिक्विड दिया जाएगा, उस लिक्विड को आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा उसकी रिस्पेक्टिव वेपर्स में। अब आप खुद ही सोचो कि एक लिक्विड अपनी गैसियस स्टेज में या अपनी वेपर्स में वो कब कन्वर्ट होगा, जब आप उसको हीट एनर्जी सप्लाई करोगे, है ना। बिना हीटिंग के थोड़ी ना कोई लिक्विड जो है ना अपनी रिस्पेक्टिव वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको एक लिक्विड दिया जाएगा और उस लिक्विड को आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उस तक, जिसके कारण वो लिक्विड अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो वेपर्स बनी है ना उसको हम एयर में मिक्स नहीं होने देंगे, उन वेपर्स को हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद में उनकी हम कूलिंग करवाएंगे, ताकि क्या हो, कूलिंग जब हो वेपर्स की तो वो वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाए, दोबारा से रिस्पेक्टिव लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, लिक्विड को कन्वर्ट करवाया वेपर्स में, फिर वेपर्स को दोबारा से कन्वर्ट करवा दिया किस में, लिक्विड में। तो जब आपने लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कराया तो आपने जो है ना हीटिंग की प्रोसेस करी थी, और जब आपने वेपर्स को उसका टेम्परेचर कम करवा करके, कूलिंग करवा करके जब लिक्विड में उसका कन्वर्जन करवाया तो वहाँ पे आपने क्या किया, कंडेंसेशन किया। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है, पहले हीटिंग, वेपर्स का फॉर्मेशन, फिर वेपर्स को कंडेंस करवा करके दोबारा लिक्विड का फॉर्मेशन। तो ये साइक्लिक मैनर में दोनों प्रोसेसेस चलती रहती हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। तो एग्जैक्टली डिस्टिलेशन में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब सवाल ये है कि किस तरीके के मिक्सचर के ऊपर हम डिस्टिलेशन को अप्लाई करें ताकि उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। तो अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहले जब ये टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सपोज़ हमारे पास क्या है, एक ग्लास में पानी है और दूसरे ग्लास में क्या है, नेल पॉलिश रिमूवर यानी कि एसीटोन। अब देखा जाए तो नेल पॉलिश रिमूवर और पानी जो है काफ़ी सिमिलर होते हैं एक दूसरे से अपीयरेंस में, ठीक है ना। पानी भी एकदम क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है एसीटोन, वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, वो भी एकदम हम बोलते हैं कि क्लियर होता है। बस फ़र्क कहाँ होता है, फ़र्क होता है एसीटोन और पानी में एसीटोन की एक फ्रूटी फ्लेवर होती है ना, एक पिक्यूलर ओडर होती है किसकी, एसीटोन की। लेकिन अगर हम बात करेंगे पानी की तो पानी में एज सच उसका कोई पिक्यूलर स्मेल नहीं होती है, कोई ओडर नहीं होती है। तो पानी ओडरलेस हो जाता है और एसीटोन की एक फ्रूटी स्मेल होती है, एक पिक्यूलर ओडर होती है। बाकी अपीयरेंस में और फ्लो में भी एसीटोन और पानी एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। अब क्या हो, अगर हमने जो हमारे एक गिलास में जो पानी भरा था उसमें हमने क्या डाल दिया, एसीटोन डाल दिया, तो क्या आपके पास जो मिक्सचर आया है एसीटोन और पानी का, उस मिक्सचर में से एसीटोन और पानी को आप सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एसीटोन और पानी मिलके एक सॉर्ट ऑफ होमोजेनस मिक्सचर बना लेते हैं, क्योंकि एसीटोन और पानी के बीच में अच्छी पक्की फ्रेंडशिप होती है, यानी कि वो दोनों होते हैं मिसिबल लिक्विड्स। हमने इससे पहले पढ़ा था इमिसिबल लिक्विड्स, है ना। इमिसिबल लिक्विड्स यानी कि तेल और पानी जिनके बीच में कभी भी फ्रेंडशिप नहीं होती है, हमेशा एक दूसरे से कैसे भागेंगे, दूर दूर भागेंगे। तो इमिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करें उसके कंपोनेंट्स को, वो हमने सीखा था सेपरेटिंग फनल के थ्रू। लेकिन अब जिस मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं उस मिक्सचर में इमिसिबल लिक्विड्स नहीं है, उस लिक्विड में है मिसिबल लिक्विड्स। तो अब हमारे पास जो मिक्सचर है वो किसका है, मिसिबल लिक्विड्स का है। तो सवाल ये है कि मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर में से इन दोनों ही मिसिबल लिक्विड्स को एक दूसरे से कैसे सेपरेट किया जाए, तो वो होगा डिस्टिलेशन से। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो भी आपको मिसिबल लिक्विड्स लेने हो मिक्सचर को बनाने के लिए, जो भी लेने हो आप ले सकते हो, लेकिन उन दोनों ही मिसिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस होना चाहिए।
कितना डिफरेंस होना चाहिए? मिनिमम 25 केल्विन का तो होना ही चाहिए। यानी कि अगर आपने एसीटोन लिया है और अगर आपने पानी लिया है, इन दोनों का आपने क्या बना दिया है? एक मिक्सचर बना दिया है। तो इस मिक्सचर को अगर आप चाहते हो कि इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, हम कैसे करें? डिस्टिलेशन से करें। तो डिस्टिलेशन की प्रोसेस को लगाने के लिए एसीटोन और पानी के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? मिनिमम 25 केल्विन का तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर 25 केल्विन का नहीं होगा ना तो थोड़ी सी समस्या होने वाली है, पर कोई बात नहीं। उसके लिए भी हमारे पास एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्टिलेशन की। तो डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल लिक्विड्स व्हिच बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस 25 केल्विन इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। और हाँ, बॉयल होने पर जो है ना वो डिकम्पोज ना हो जाए, इस बात का भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा। और टेम्परेचर बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? मिनिमम 25 केल्विन का तो होना ही चाहिए। कई बार किताबों में 30 से 50 लिखा रहता है, तो वो भी गलत नहीं है, मिनिमम इतना होना ही चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा का डिफरेंस है, 30 केल्विन का है, 50 केल्विन का है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, इतना मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप मिनिमम वैल्यू ध्यान रखोगे। The separation of the liquid mixture into individual components can be achieved at their respective boiling points. The more volatile component distills over first, while the less volatile component distills over afterwards. अब ये प्रोसेस होती कैसे है? तो देखो, सबसे पहले आपने क्या करा है? एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया है और इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में आपने एसीटोन और पानी का जो मिक्सचर था ना वो आपने भर दिया है। ठीक है, अब इस स्टेज पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमारा जो एसीटोन है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 329 केल्विन होता है। और हमारा जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373 केल्विन होता है। ठीक है, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है भाई? 329 केल्विन। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है भाई? 373 केल्विन। ठीक है, अब हमने क्या किया? बेसिकली ये जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि आप यहाँ पे क्या अज्यूम करोगे? यहाँ पे आप अज्यूम करोगे कि हमारा जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? वो डायरेक्टली इस वाली ट्यूब से कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है ना जिसमें हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा के रखा है, उसको आप अभी के लिए स्किप कर दो। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की जो हमें रिक्वायरमेंट है ना वो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पड़ेगी, अभी सिंपल डिस्टिलेशन में नहीं है। तो अभी आप क्या अज्यूम करोगे कि ये जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है इसमें डायरेक्टली कौन अटैच्ड है? इसमें डायरेक्टली अटैच्ड है ये जो पतली सी ट्यूब जा रही है ना, ये वाली। ठीक है, और डिस्टिलेशन फ्लास्क में ऊपर क्या लगा हुआ है? थर्मामीटर भी लगा हुआ है। भाई टेम्परेचर भी तो नोट करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप हीटिंग ऑब्वियसली बात है परफॉर्म करने वाले हो, तो टेम्परेचर को आपको टाइम टू टाइम नोट तो करना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या लगा के रखा है? थर्मामीटर लगा के रखा है। ठीक है, अब यह क्या है? यहाँ पे एक पतली सी ट्यूब है और ये जो पतली सी ट्यूब है इसके एंड में जाकर के आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक और अपैरेटस लगा हुआ है। इसे हम कहते हैं वाटर कंडेंसर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? वाटर कंडेंसर। इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। और अल्टीमेटली जो पतली सी ट्यूब है ये कहाँ जाके खुलती है? एक बेसिकली एक फनल में जाकर के, नॉट फनल, एक फ्लास्क में जाकर के, कोनिकल फ्लास्क में जाकर के खुल जाती है। तो पूरा सेटअप आपको समझ में आया होगा। कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क है। डिस्टिलेशन फ्लास्क ऊपर की तरफ कनेक्टेड है थर्मामीटर से। इसमें एक पतली सी ट्यूब भी गई है। ठीक है, इस पतली सी ट्यूब के आखिरी में जाकर के क्या लगा होता है? वाटर कंडेंसर भी लगा होता है। और अल्टीमेटली ये जो पतली सी ट्यूब है ये जाके खुलती है किसमें? एक कोनिकल फ्लास्क में। ठीक है, अब हुआ क्या? आपने जो अपना मिक्सचर भर के रखा हुआ था एसीटोन और पानी का, उसको आपने जो है ना हीट करना शुरू किया। ठीक है, अब जैसे ही आप हीट करोगे, थर्मामीटर आपने लगा करके रखा हुआ है, आप क्या करोगे? टेम्परेचर को नोट करते जाओगे। जैसे ही टेम्परेचर कितना पहुंचा भाई? पहले तो 0 केल्विन था, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। अब जब टेम्परेचर पहुंचा कितना? 329 केल्विन पर। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा कितने पे? 329 केल्विन पर आपने थर्मामीटर पे देख लिया, आपको कुछ वेपर्स बनती हुई दिखाई दी। क्यों बनती हुई दिखाई दी? क्योंकि भाई आपके पास ये डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो मिक्सचर था ना उसमें एसीटोन भी था, पानी भी था। और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 329 केल्विन होता है। मतलब क्या कि जैसे ही मिक्सचर का टेम्परेचर पहुंचेगा 329 केल्विन, एसीटोन की क्या बनने लगेंगी? वेपर्स बनने लगेंगी, है ना? एसीटोन की वेपर्स बनने लगी।
अब ये जो वेपर्स है ये कहाँ जाएंगी भाई, हमारा जो फ्लास्क था उससे ये पतली वाली ट्यूब कनेक्टेड थी ना, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे ही फ्लास्क में वेपर्स बनी किसकी, एसीटोन की, ये वेपर्स कहाँ जाएंगी, इस पतली वाली ट्यूब में जाएंगी। ठीक है, इस पतली वाली ट्यूब में जैसे ही एसीटोन की वेपर्स आगे गई, कहाँ तक गई, वाटर कंडेंसर के लेवल तक गई। हुआ क्या भाई, उसका नाम क्या है, वाटर कंडेंसर, नाम ही उसका काम बता रहा है। ये क्या करने वाला है, वो वेपर्स जो कि इस पतली सी ट्यूब में जा रही है ना, उन वेपर्स का टेम्परेचर हमारा वाटर कंडेंसर कम कर देगा। और जैसे ही वेपर्स को रियलाइज होगा कि भाई उफ हमारा तो टेम्परेचर कम हो गया है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, कंडेंस होना पड़ेगा, यानी कि अब हमको अपने लिक्विड स्टेट में आ जाना चाहिए। तो वाटर कंडेंसर में बेसिकली होता क्या है, एक तरफ से ठंडा पानी आता है और दूसरी तरफ से गर्म पानी चला जाता है। तो एक होती है वाटर इनलेट और एक होती है वाटर आउटलेट। ठीक है, तो हुआ क्या, वाटर कंडेंसर में जैसे ही ठंडा पानी आया, इस ठंडे पानी ने क्या किया, पतली सी ट्यूब में जो वेपर्स जा रही थी उस वेपर्स का जो टेम्परेचर है वो कम कर दिया। ठीक है ना, टेम्परेचर कम किया और वेपर्स का टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ वो कंडेंस हो गई और वो वेपर्स कन्वर्ट हो गई किसमें, लिक्विड स्टेट में। अब ये जो लिक्विड एसीटोन है, वेपर्स किसकी थी, एसीटोन की थी ना, तो वेपर्स कन्वर्ट किस में हो जाएंगी, अपने लिक्विड स्टेट में, यानी कि एसीटोन में। और ये जो एसीटोन है ये हमारी पतली सी जो हमारी ट्यूब है इसके थ्रू बाहर निकल आएगा और इस कोनिकल फ्लास्क में जा करके इकट्ठा हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि मैम ये जो वाटर कंडेंसर है इसमें एक वाटर इनलेट और एक वाटर आउटलेट लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि क्या होगा ना, अगर आपने सिंपल केवल एक बार में पानी भर दिया अपने वाटर कंडेंसर में, तो क्या होगा कि जितने बार वेपर्स बनेंगी उतने बार उन वेपर्स की जो हीट होगी ना, ये वाटर क्या करेगा, अपने अंदर अब्जॉर्ब करता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इस हीट को अब्जॉर्ब करते करते पानी का खुद का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाएगा, पानी खुद ही गर्म हो जाएगा। तो जब पानी खुद ही गर्म है तो वो वेपर्स को क्या ही ठंडा कर पाएगा, और अगर वेपर्स ठंडी नहीं हुई यानी कि कंडेंसेशन नहीं होगा, यानी कि वेपर्स लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट होंगी, तो आपको दूसरी तरफ यहाँ पे एसीटोन नहीं मिलने वाला। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब क्या होगा, हम बोलते हैं कि हमारे इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है, अभी 329 केल्विन है। तो जब तक कि पूरा का पूरा एसीटोन डिस्टिल ना हो जाए तब तक ये टेम्परेचर उतना ही रहेगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू होगा। कहाँ तक पहुँचेगा, 373 केल्विन पे। जैसे ही 373 केल्विन पे टेम्परेचर पहुँचा, जो पानी पड़ा हुआ है हमारे डिस्टिलेशन फ्लास्क में अब सिर्फ पानी है। क्यों, क्योंकि एसीटोन तो हमने हटा लिया ना, सेपरेट कर लिया। अब जो पानी है उसकी भी वेपर्स बनने लगेंगी। क्यों बनेंगी, क्योंकि 373 बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, और इस टेम्परेचर पे आकर के पानी बॉईल होने लगता है। फिर से हम बोलते हैं कि वेपर्स बनेंगी, वेपर्स जाएंगी पतली सी ट्यूब में, वाटर कंडेंसर उनको कंडेंस करेगा और फिर दूसरे फ्लास्क में, ये वाले फ्लास्क में नहीं, हाँ दूसरे फ्लास्क में हम वाटर को कलेक्ट कर लेंगे। तो ये हुआ क्या, डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। कंडीशन क्या होती है कि जो भी आपको मिसेबल लिक्विड्स का मिक्सचर बनाना है, उन मिसेबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए, कम से कम 25 केल्विन का तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर क्या हो, हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर आ जाए जिसमें हम बोल रहे हैं कि कंपोनेंट्स के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम का हो, तो हम क्या करेंगे, समस्या पता है क्या होने वाली है, समस्या ये होने वाली है कि जैसे ही आप अगर सपोज आपके पास दो ऐसे लिक्विड्स हैं जिसमें हम बोलते हैं कि एक का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरे का कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो होगा क्या, जैसे ही मिक्सचर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा ना, तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंचने पे क्या होगा, इस वाले कंपोनेंट की वेपर्स तो बनने ही लगेंगी, साथ ही साथ जो दूसरा कंपोनेंट है जिसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, उसकी भी थोड़ी बहुत वेपर्स बनने लगेंगी। अगर बॉइलिंग पॉइंट्स पास पास होंगे तो एक कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे दूसरे कंपोनेंट की वेपर्स भी बनने लगेंगी। तो फिर सेपरेशन होगा कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें तो सेपरेशन करना है ना कंपोनेंट्स का। अब यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि एक कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे दूसरे कंपोनेंट की भी वेपर्स बनने लगी, तो दोनों ही कंपोनेंट्स की वेपर्स जो है ना साथ साथ निकलेंगी, तो फिर क्या फायदा है, इस तरीके से सेपरेशन हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। वो सिंपल डिस्टिलेशन था जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 25 केल्विन मिनिमम होगा। अब हम बात करते हैं ऐसे मिक्सचर की जहाँ पे दो मिसेबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो टेम्परेचर है वो 25 केल्विन से कम हो। तो हम क्या करेंगे,
हमारा बस अपैरेटस सेम रहेगा, बस यहाँ पे हम अपने डिस्टिलेशन फ्लास्क में थर्मामीटर के नीचे एक और अपैरेटस लगा देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। बेसिकली इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बहुत सारी ग्लास बीड्स भरी होती हैं, ठीक है। और बेसिकली ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम करता क्या है, देखो इधर पे, fractional distillation is carried out using a fractional column. It usually consists of a long glass tube with a wide bore packed with glass beads or small stones or porcelain pieces. The actual purpose of the fractionating column is to increase the cooling surface area to provide hurdles or obstructions to the ascending vapors and descending liquids. यानी कि जो fractionating column है ना, उसके अंदर हम बोलते हैं कि बहुत सारी glass beads भरी होती हैं। इनका टारगेट क्या होता है, इनका टारगेट ये होता है कि जैसे ही वेपर्स बनेंगी लिक्विड की, है ना, तो जो ऊपर उठती वेपर्स हैं उनके रास्ते में थोड़ी सी हर्डल्स लेकर के आना, ऑब्स्ट्रक्शंस लेकर के आना, और इसके बाद में वेपर्स कंडेंस होंगी, तो कंडेंस होने के बाद क्या बनेंगी, वो लिक्विड बनेंगी। तो जो डिसेंडिंग लिक्विड है, यानी कि वो वाला लिक्विड जो कि दोबारा से कहाँ आ रहा है, मिक्सचर में आ रहा है, उसके रास्ते में भी ऑब्स्ट्रक्शंस लेकर के आना, और वेपर्स को क्या करना, बेसिकली उनकी कूलिंग के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। कैसे, चलो अभी हम देख लेते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि दो कंपोनेंट्स है, और दोनों ही कंपोनेंट्स के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो कितना है, 25 केल्विन से कम का है, ठीक है। अब होगा क्या, हमने इस मिक्सचर को गर्म करना शुरू करा, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट आया, टेम्परेचर आया, समझ लो कितना आया, यहाँ पे हम लिख देते हैं 293 केल्विन, ठीक है। हमारे पास एक कंपोनेंट है, एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 293 केल्विन है, और दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं 300 केल्विन है। एक का है 293 केल्विन और दूसरे का है कितना, 300 केल्विन। अब क्या हुआ, जैसे ही हमारे मिक्सचर का टेम्परेचर पहुंचा कितना, 293 केल्विन का, तो जो पहला वाला लिक्विड है उसकी वेपर्स बनने लगी, ठीक है ना। अब ये वेपर्स कहाँ जाएंगी, अब ये वेपर्स डायरेक्टली इस पतली ट्यूब में नहीं जाएंगी, सबसे पहले वेपर्स कहाँ जाएंगी, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएंगी, ठीक है ना। अब होगा क्या, जैसे जैसे पहले वाले लिक्विड की वेपर्स बनेंगी, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएंगी, उनका वहाँ पे कंडेंसेशन होगा। अब हुआ क्या, क्योंकि दूसरे वाले लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा है, पहले वाले लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के बिल्कुल बराबर पे है, तो 293 केल्विन पे ही दूसरे वाले लिक्विड की भी क्या बनने लगेंगी, वेपर्स बनने लगेंगी। तो हुआ क्या, एट 293 केल्विन इस वाले लिक्विड की वेपर्स तो बनी रही हैं, वो जा रही हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, लेकिन दूसरे वाले लिक्विड की कुछ वेपर्स भी क्या होंगी, जाने लगेंगी, ठीक है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, हीटिंग को बंद नहीं करेंगे, हीटिंग तो चलती ही रहेगी। होगा क्या कि वेपर्स कहाँ गई, हमारे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, वहां पे कूलिंग का सरफेस एरिया बढ़ा दिया गया है, तो वेपर्स क्या होने लगेंगी, कंडेंस होने लगेंगी, ठीक है। हुआ क्या कि अब कंडेंस होकर के वेपर्स कहाँ जाएंगी, ऑब्वियसली बात है, वेपर्स कंडेंस हुई हैं तो लिक्विड ही बनाएंगी, ठीक है ना। अब ये लिक्विड क्या होने लगेगा, नीचे की तरफ आने लगेगा। तो जो ग्लास बीड्स भरी हुई है ना इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, ये ग्लास बीड्स क्या करेंगी, उस लिक्विड को जाने से रोकेंगी, ठीक है। टेम्परेचर अभी भी क्या हो रहा है, उतना का उतना है, हीटिंग तो अभी भी चल ही रही है, तो क्या होगा, और ज्यादा वेपर्स बनेंगी। किसकी बनेंगी, ये जो लिक्विड है ना जिसका टेम्परेचर कितना है 293 केल्विन, इसकी और ज्यादा वेपर्स बनेंगी, ठीक है। तो वेपर्स जो है ना धीरे धीरे इस वाले लिक्विड की बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, इस वाले लिक्विड की भी बनेंगी। लेकिन होगा क्या, क्योंकि इस वाले लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तो अभी कायदे से आया नहीं है, तो इसकी जो वेपर्स बन रही है ना, ये आप बोल सकते हो कि उतनी इंटेंसिटी में नहीं बनेंगी। जितनी भी वेपर्स बन रही हैं वो हम बोलते हैं कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में यहाँ तक जाएंगी और धड़ाम से आकर के नीचे गिर जाएंगी। क्यों नीचे गिर जाएंगी, क्योंकि इनका अभी बॉइलिंग पॉइंट आया ही नहीं है, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या हो रहा है, वेपर्स का कंडेंसेशन हो रहा है। तो कंडेंस होकर के इस लिक्विड की वेपर्स दोबारा से हम बोलते हैं कि नीचे गिर जाएंगी। हीटिंग चल ही रही है, इस वाले लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तो अभी है ही, इस वाले लिक्विड की और हम बोलते हैं कि वेपर्स बनेंगी। ये वेपर्स हम बोलते हैं कि ऊपर उठती जाएंगी, उठती जाएंगी, उठती जाएंगी, और अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएंगी, इस पतली वाली ट्यूब में पहुंच जाएंगी। पतली वाली ट्यूब में पहुंचने के बाद इनमें वाटर कंडेंसर जो होगा कंडेंस करेगा और अलग से फिर इनको डिस्टिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू आप बोल सकते हो कि दो लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, काफ़ी पास पास है, एक कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे दूसरे कंपोनेंट की भी वेपर्स बनने लगी हैं, तो ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ करके या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं,
सेपरेट कर सकते हैं। फिर से बता देती हूँ, हमारे पास मिक्सचर था, इसमें एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, फर्स्ट वाले लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट था 293 केल्विन और सेकंड वाले लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट था कितना 300 केल्विन। हुआ क्या, जैसे हमारे मिक्सचर का टेम्परेचर हुआ कितना हुआ 293 केल्विन हुआ, तो इस टेम्परेचर पे आकर के लिक्विड 1 की जो वेपर्स है वो बनने लगी, साथ ही साथ कुछ वेपर्स सेकंड वाले लिक्विड की भी बनने लगी। ये वेपर्स कहाँ गई, ये वेपर्स गई हमारी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या भरी हुई हैं, ग्लास की बीड्स भरी हुई हैं। ये ग्लास बीड्स क्या करेंगी, वेपर्स को कंडेंस करवाएंगी। अब क्या होगा, वेपर्स कंडेंस होकर के धीरे धीरे से क्या होने लगेंगी, नीचे गिरने लगेंगी। भाई वेपर्स का कंडेंस होने का मतलब है कि दोबारा लिक्विड बन जाना। अब ये जो लिक्विड है वो दोबारा क्या होगा, नीचे की तरफ आप बोल सकते हो कि गिरने लगेगा, कहाँ, मिक्सचर में ही। लेकिन वो जो ग्लास बीड्स है ना, वो उस लिक्विड को इतने आसानी से गिरने भी नहीं देगा। अब क्या होगा, हीटिंग तो आप कर ही रहे हो, कंटिन्यूसली हीटिंग हो रही है, इतना टेम्परेचर है ही, तो इतने टेम्परेचर पे हमारे फर्स्ट वाले लिक्विड की जो वेपर्स हैं वो बनती जा रही हैं, यानी कि पहले वाले लिक्विड की जो वेपर्स हैं आप बोल सकते हो कि उनका अमाउंट ज़्यादा है, उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना। और साथ साथ में सेकंड वाले लिक्विड की भी बन रही हैं, लेकिन उतनी नहीं बन रही हैं। इनफैक्ट जितनी भी बन रही हैं वो सभी के सभी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाकर के क्या हो रही है, कंडेंस हो रही हैं और दोबारा से हम बोलते हैं कि नीचे आ रही हैं। ऐसा नहीं कि लिक्विड 1 की वापस जो लिक्विड 1 की जो वेपर्स है वो कंडेंस होकर के नीचे नहीं गिर रही हैं, वो भी गिर रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है, अधिकतर वेपर्स किसकी बन रही हैं, इसकी बन रही हैं, लिक्विड 1 की। लिक्विड 2 की भी बन रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि वो आप बोल सकते हो कि कंडेंस ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि अभी कायदे से इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया है। फिर क्या होगा, अल्टीमेटली इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में लिक्विड 1 की वेपर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, रिच हो जाएंगी, जिसके कारण ये कहाँ चली जाएंगी, इस पतली वाली ट्यूब में। वाटर कंडेंसर से प्रॉपर कंडेंसेशन होगा और फिर लिक्विड 1 कहाँ जाएगा, इस कॉलम में आ जाएगा, उस कोनिकल फ्लास्क में आ जाएगा, और हमारे कंटेनर में, हमारे फ्लास्क में कौन रह जाएगा, लिक्विड 2 रह जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ में आ गया है तो अब आपके लिए एनसीईआरटी का ये जो फ्लो चार्ट है ये वाला, इसको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। भाई ये हमारी एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट है, तो ऑब्वियस ये बात है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो ये है ही। सवाल ये है कि ये जो फ्लो चार्ट है हमारा, ये हमको एग्जैक्टली क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है कि हमारे सराउंडिंग जो एयर होती है वो बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर होता है, और कौन सा वाला, होमोजेनस। तो इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें आर्गन भी है, और बाकी भी कुछ अदर इनर्ट गैसेस होती है, लेकिन हाँ वो ट्रेस क्वांटिटीज़ में होती हैं। तो अभी के लिए उन अदर गैसेस को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अभी हम कौन कौन सी गैसेस को कंसिडर करेंगे अपनी एयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और आर्गन है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा कि हॉस्पिटल्स में ना अलग से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं। हम सबको पता है कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो हमारी सराउंडिंग एयर से मिलती है। तो मेरा सवाल ये है कि कैसे इस एयर से केवल ऑक्सीजन को सेपरेट करके उस ऑक्सीजन को हम सिलेंडर में कैसे डाल पाते हैं, यानी कि कैसे हमने एयर से ऑक्सीजन को सेपरेट किया है। तो ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये एग्जैक्टली हमको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे वेरियस गैसेस जो कि हमारी एयर को बनाती हैं, कैसे इस एयर से डिफरेंट गैसेस को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए जैसे कि हमने पहले भी एक सुंदर सा डायग्राम पढ़ा था, उसी डायग्राम को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो होता क्या है कि एयर को हम एक चैम्बर में डालते हैं, और इस चैम्बर में बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं एयर के ऊपर। तो यहाँ पे इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी एयर को कंप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम अपनी एयर को कंप्रेस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट करके। ठीक है, अब अगर हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, एयर को कंप्रेस कर रहे हैं, तो किसी ना किसी रीज़न के कारण कर रहे होंगे, कोई ना कोई वजह होगी। वजह क्या होती है, क्योंकि हमें अपनी एयर को क्या करना है, लिक्विड स्टेट में लेकर के आना है, हमें एयर को लिक्विफाई करना है। तो कैसे लिक्विफाई करेंगे, प्रेशर बढ़ा दो, कंप्रेस कर दो, तो एयर जो है क्या हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। अब इस दौरान क्या होता है ना कि एयर लिक्विफाई तो हो जाती है, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाने के बाद अब हम उस हॉट एयर का टेम्परेचर जो है कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, देखो इधर पे, तो इस हॉट एयर को इस कंडेंसर वाले चैम्बर में लेके आया जाता है। इस कंडेंसर में
आपको दिख रहा होगा कि एक पाइप गया है ब्लू कलर का, ठीक है ना, स्पाइरल शेप का है। और इस ये बेसिकली पाइप में है क्या, इसमें है पानी। तो एक तरफ से इस पाइप के अंदर पानी आ रहा है, कैसा आ रहा है, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, यानी कि बहुत ठंडा पानी आ रहा है। और दूसरे एंड से ये पानी क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो होता क्या है, ये जो कंप्रेस्ड हॉट एयर है इसको इस चैम्बर के अंदर लाया जाता है, ठीक है ना। और इस हॉट एयर की जो गर्मी है, जो हीट है, इस हीट को अब्जॉर्ब करता है। कौन अब्जॉर्ब करता है, तो ये जो पाइप जा रहा है ना, इस पाइप के अंदर जो पानी है वही हॉट एयर की हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो हॉट एयर की जो हीट है वो अब्जॉर्ब हो गई, किसने कर ली, पानी ने कर दी। तो पानी ऑब्वियसली पता है क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो उस गर्म पानी को बाहर भेजना भी तो पड़ेगा ना, वरना क्या होगा, अगर हमने केवल एक ही पानी को भर के हमने रख दिया है पाइप में, तो पानी क्या करेगा, हॉट एयर की हीट को अब्जॉर्ब करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे जाकर के वो पानी खुद ही गर्म हो जाएगा। इतना गर्म हो जाएगा कि शायद हॉट एयर से भी गर्म हो जाएगा। तो फिर हॉट एयर को ठंडा करने वाला फिर कौन रहेगा। इसीलिए यहाँ पे हम पानी की एक कंटिन्यूस सप्लाई चलाते हैं। एक तरफ से ठंडा पानी जाता रहता है और दूसरी तरफ से गर्म पानी बाहर निकलता रहता है, ठीक है। तो इस पानी ने क्या किया, इस हॉट एयर की हीट को जो है ना आप बोल सकते हो कि कम कर लिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद में ये एयर बाहर निकली। बाहर कैसे निकली, कोल्ड और कंप्रेस्ड एयर के फॉर्म में निकली। यहाँ पे अभी तक हॉट एयर थी, कंप्रेस्ड हॉट एयर थी। इस चैम्बर में जाने के बाद कंडेंसेशन, नॉट कंडेंसेशन, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ठंडा होने के बाद में वो क्या बन गई है, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर बन गई है, ठीक है। अब जैसे ही हमने जो हमारी एयर है उसको हमने प्रेशर उसका बढ़ा दिया, टेम्परेचर हमने उसका कम कर दिया, तो इस दौरान क्या होगा, एयर में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है ना, तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो बाहर निकल जाएगी, किसके फॉर्म में, एज ड्राई आइस, ठीक है। एयर का प्रेशर बढ़ा करके, उसका टेम्परेचर कम करके एयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी। कैसे, ड्राई आइस के फॉर्म में। तो कुल मिलाकर के अब हमारी जो लिक्विड कंप्रेस्ड कोल्ड एयर है उसमें क्या क्या बच गया है, उसमें बच गया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। मैंने आपको बताया था ना, अभी के लिए हम अपनी एयर में केवल 4 ही गैसेस को कंसिडर कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर हो गई है ड्राई आइस के फॉर्म में। अब कौन बचा है, अब हमारी लिक्विड एयर में ऑक्सीजन बची है, नाइट्रोजन बची है और हम बोलते हैं कि आर्गन बची है। अब हम बोलते हैं कि इस गैसेस के मिक्सचर को कहाँ लेके आया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में लेकर के आया जाता है। अगेन हम बोलते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉलम आ गया है, इसीलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ में नहीं आया है तो किस तरीके से एयर की डिफरेंट गैसेज एक दूसरे से सेपरेट होती हैं वो आपको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में हम अपनी लिक्विड एयर को लेकर के आए। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि धीरे धीरे एयर को हमने हीट करना शुरू किया, ठीक है। तो वो वाली गैस जिसका आप बोल सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा, वो सबसे पहले हम बोलते हैं कि ऊपर उठ करके आ जाएगी, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वेपर्स बनने लगेंगी ना उस गैस की। तो जैसे ही हमने इस मिक्सचर को, एयर के मिक्सचर को हमने हीट करना शुरू करा, तो वो वाली एयर जिसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होगा, सबसे कम होगा। तो वो वाली एयर अपनी वेपर्स में कन्वर्ट होती जाएगी और उस वेपर्स को अलग से जो है ना निकाल लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन जो गैस है वो अपनी वेपर्स के थ्रू बाहर निकल आएगी। फिर इसके बाद में बचा कौन, बचा है आर्गन और नाइट्रोजन। फिर क्या होगा, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, इस मिक्सचर को, लिक्विड एयर को हीट कर ही रहे हैं। जैसे ही नाइट्रोजन बाहर निकली, फिर इसके बाद में एक ऐसा टेम्परेचर आया जिसपे कि आर्गन क्या हो गई, अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो गई। फिर इस वेपर्स को बाहर निकाला गया। तो अब हमारे पास कुल मिलाकर के इस मिक्सचर में, अब तो ये मिक्सचर रहा ही नहीं ना, क्यों, नाइट्रोजन भी जा चुकी है, आर्गन भी जा चुकी है, बचा कौन, लिक्विड ऑक्सीजन। तो इस लिक्विड ऑक्सीजन को अलग से सेपरेट कर लिया जाता है और इसी लिक्विड ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर के हॉस्पिटल्स में भेज दिया जाता है। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आई कि कैसे हमने एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन को सेपरेट किया और कैसे लिक्विड ऑक्सीजन को हम ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले एयर को हम कंप्रेस करेंगे, उसका प्रेशर बढ़ा देंगे, ठीक है, और ताकि वो लिक्विड एयर बन जाए। फिर इसके बाद में उसको हम
कम बेसिकली टेम्परेचर कम करते हैं, उसकी कूलिंग करवाते हैं। तो कूलिंग कराने के बाद होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्राई आइस के फॉर्म में बाहर निकल आती है। तो अब हमारे पास जो कूल्ड कंप्रेस्ड लिक्विड एयर बची है उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और आर्गन है, जिसको कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डालते हैं, हीटिंग करते हैं। तो वो वाली गैस जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, उस गैस की वेपर्स सबसे पहले बन जाती हैं और उन वेपर्स को आप बोल सकते हो कि हटा लिया जाता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की बनेगी, फिर आर्गन की बनेगी। इतना होने के बाद में बचा क्या डिस्टिलेशन कॉलम में? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ऑक्सीजन। तो देखो ये चार्ट हमसे एग्जैक्टली यही बोलना चाह रहा है। एयर को हमने कंप्रेस किया, टेम्परेचर वगैरह सब हो गया, ड्राई आइस बाहर निकल आई, बचा क्या? लिक्विड एयर में गैसेस गेट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 196 डिग्री सेल्सियस या 77 केल्विन। फिर इसके बाद में आर्गन का कितना होता है? 87 केल्विन। फिर इसके बाद में ऑक्सीजन का कितना होता है? 90 केल्विन। तो सबसे पहले भाई टेम्परेचर तो नीचे से ऊपर ही बढ़ता है ना, 45 केल्विन, 50 केल्विन, 60 केल्विन। जैसे ही 77 केल्विन आएगा सबसे पहले नाइट्रोजन की वेपर्स बनेगी, उसको हम हटा लेंगे। फिर इसके बाद में एट 87 केल्विन आर्गन की हम बोलते हैं कि वेपर्स बन जाएंगी। फिर 90 केल्विन पे हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन की वेपर्स बन जाएगी। ठीक है, चल अब इसके बाद में आखिरी क्या रह गया है भाई? आखिरी रह गया है हमारा, अच्छा एक और मेथड बचा है सेपरेशन का, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया है कि क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। यहाँ पे हम हाउ कैन वी सेपरेट या ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। आपके पास क्या है? एक कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सैंपल है और उसमें से आपको क्या करना है? एक प्योर कॉपर सल्फेट निकालना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो जो आपके पास जो भी सैंपल है कॉपर सल्फेट का, उसको आप पानी में डिसॉल्व कर लोगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि पानी में जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होंगी वो पानी में जाकर के डिसॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद में हाँ, जब आप कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करोगे ना पानी में, तो ध्यान रखना कि आप मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करो। ये नहीं कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आपने कॉपर सल्फेट डाल दिया है। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में कॉपर सल्फेट को आप डिसॉल्व करोगे, जिससे क्या होगा कि उस इम्प्योर कॉपर सल्फेट के सैंपल में जो भी वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होंगी वो वाटर में जाके क्या हो जाएंगी? डिसॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद में आप क्या करोगे? अब आपके पास जो मिक्सचर आया है कॉपर सल्फेट का और पानी का, उसको आप हीट करना शुरू करोगे। ठीक है, हीट करने पर होगा क्या कि वो जो पानी है ना वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? आप बोल सकते हो कि गरम करो। जब आप बेसिकली जब आप उसको गरम करोगे ना, तो पानी के बीच में, ठीक है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या बन जाएगी? स्पेसेस बन जाएगी। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि किस तरीके से हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं, है ना। तो कैसे बनता है? जब हम हीट करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जगह बन जाती है ना, एक्स्ट्रा स्पेस बन जाती है। और इसी एक्स्ट्रा स्पेस में हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा सॉल्यूट आकर के क्या हो जाता है? सेटल हो जाता है। तो हमारा सोल्यूशन क्या बन जाता है? एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। इस केस में हम क्या करेंगे? हमने जो इम्प्योर कॉपर सल्फेट के सैंपल को पानी में डिसॉल्व किया है ना, उस मिक्सचर को अब हम क्या करेंगे? हीट करना शुरू करेंगे। तो होगा क्या? पानी के पार्टिकल्स के बीच में जितना हो सकता है उतना कॉपर सल्फेट क्या होने लगेगा? डिसॉल्व होने लगेगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, जब आप पानी को हीट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत पानी तो हम बोलते हैं कि इवेपोरेट भी तो होगा ना। तो कुल मिलाकर के आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसमें कि पानी बहुत ही कम है और कॉपर सल्फेट बहुत ज़्यादा है ना। तो आपके पास क्या बन गया है? एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। आपने सोल्यूशन बनाया कॉपर सल्फेट और पानी का इन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर। फिर इस सोल्यूशन को आपने क्या किया है? हीट करना शुरू करा है। जैसे ही आपने इसको हीट करना शुरू किया तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं वो बढ़ गई और उनके बीच में एक्स्ट्रा कॉपर सल्फेट आकर के अच्छी तरीके से सेटल हो गया। अब आप पानी को गर्म कर रहे हो तो थोड़ा बहुत पानी हम बोलते हैं कि इवेपोरेट भी होगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास क्या बन गया है? अब ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। अब आप कभी ना कभी तो हीटिंग को रोकोगे ना। जिस मोमेंट पे आपने हीटिंग को रोका, वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस बनी थी ना, अब वो कम होने लगेंगी। ठीक है, जैसे ही पानी के पार्टिकल्स ने देखा कि अरे हमारे बीच में तो एक्स्ट्रा कॉपर सल्फेट आकर के बैठा हुआ है, तो वो बोलेंगे चलो हटो। देखो, जब हमारे बीच में जगह थी तब आप आकर के सेटल हो गए, लेकिन अब हमारे बीच की स्पेस कम हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा कॉपर सल्फेट डिसॉल्व हुआ है, सेटल हुआ है, उसको वो बोलेंगे कि बाहर निकलो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो कॉपर सल्फेट आकर के डिसॉल्व हो गया था वो बाहर कैसे निकलेगा? वो बाहर निकलेगा क्रिस्टल के फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे आपने टेम्परेचर कम किया, अपने सोल्यूशन को गर्म करना बंद किया,
तो आप बोल सकते हो कि कॉपर सल्फेट बाहर निकल आएगा। कैसे बाहर निकलेगा? तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में बाहर निकल आएगा। तो कुल मिलाकर के आपको क्या मिल जाएंगे? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। और ये जो क्रिस्टल्स होंगे ना, ये प्योर होंगे। क्यों? क्योंकि आपको करना क्या था, आपको एक इम्प्योर कॉपर सल्फेट के सैंपल से प्योर कॉपर सल्फेट आपको चाहिए था, ठीक है। अब उस इम्प्योर सैंपल में जो भी वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी वो तो वाटर में ही जाकर के सॉल्युबलाइज हो गई ना। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास जो क्रिस्टल्स आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे? कॉपर सल्फेट के होंगे। बाकी जो कॉपर सल्फेट के पाउडर में, सैंपल में जो भी इम्प्योरिटीज थी वो तो पानी में ही रह जाएंगी, वो थोड़ी ना बाहर निकलेंगी, वो तो वहीं के वहीं रह जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और कुछ इस तरीके के बहुत ही सुंदर से ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के हमें क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक क्या है हमारे इस चैप्टर का? इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि कैसे हम ड्रिंकिंग वाटर को क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिजर्वायर होता है भाई हमारे घरों में, बेसिकली जो भी नगर निगम का पानी आता है, ठीक है ना, वो नगर निगम का पानी कौन भेजता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भेजता है। जो भी हमारे सिटी में, टाउन में जो भी लोकल वाटर बॉडीज़ होती हैं, उन वाटर बॉडीज़ में जो भी पानी इकट्ठा होता है उसी पानी को प्योरीफाई करके हमारे घर में भेजा जाता है। तो कैसे? सबसे पहले तो एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है जहाँ पे जितने भी कचरा वगैरह जो होता है, भारी भारी कचरा, वो सब टैंक में नीचे जा कर के बैठ जाता है। फिर इसके बाद में लोडिंग टैंक होता है टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, ठीक है। फिर इसके बाद में फिल्ट्रेशन टैंक होता है। फिल्ट्रेशन टैंक में हम बोलते हैं बेसिकली अलग अलग लेयर्स बना दी जाती हैं, ग्रेवल की, और हम बोलते हैं कि पतले या छोटे दाने की, रेत की और कोर्स ग्रेवल की। तो डिफरेंट लेयर्स जो बनी है ना, इन डिफरेंट लेयर से पानी को पास करवाया जाता है, ठीक है। तो जो छोटा मोटा कचरा पानी में रह जाता है, वो जैसे ही पानी बेसिकली इन डिफरेंट लेयर्स से पास होगा तो जो छोटा मोटा कचरा है वो इन लेयर्स के बीच में जाकर के ट्रैप हो जाएगा। तो पानी जो निकलेगा वो कैसा रहेगा? किसी भी तरीके से कचरे से फ्री रहेगा। फिर अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि क्लोरीनेशन करवाया जाता है क्लोरीनेशन टैंक में, जहाँ पे सभी बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है और कुल मिलाकर के हमारे घर में साफ सुथरा पानी आ जाता है, ठीक है।